हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक की एंटी मलेरियल ड्रग्स की। पिछले टॉपिक में मैंने कवर किया था एंटी फंगल ड्रग्स, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम बात करेंगे हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स की। बट एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया क्या होता है। सो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया की लाइफ साइकिल, कौन कौन से पैरासाइट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के इन्फेक्शन के लिए, क्या क्या कॉजेज होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, तो सबसे पहले क्या है मलेरिया, क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, अब इन्फेक्शियस डिजीज है तो जाहिर सी बात है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता होगा, राइट। अब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हमारा प्रोटोजोआ। व्हाट इज प्रोटोजोआ? अब ये प्रोटोजोआ क्या है भाई, हमें पता है कि जो हमारे किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, तो उसमें 5 तरह के जीव्स हैं। हाँ, पहला क्या है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांट एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक है, सो जो प्रोटिस्टा वाली कैटेगरी है ना, दैट इज एक्चुअली प्रोटोजोआ। ना तो ये बैक्टीरिया होते हैं, ना ये वायरस होते हैं, ना ये फंगी होते हैं, राइट। सो ये एक अलग कैटेगरी है प्रोटोजोआ की, जिसमें कि आपने सुना होगा अमीबा आता है, राइट। ये ऐसे यूकैरियोटिक, ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं, बट ये कंप्लीट सेल होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है। सो दैट दे आर द प्रोटोजोआ। एंड इनका जीनस क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इनका जीनस है, राइट। सो ये इस प्रोटोजोआ से मलेरिया स्प्रेड होता है। अब इसके कई सारे जीनस है, 40 से भी ज्यादा जीनस होते हैं इस प्लाज्मोडियम के। लेकिन इस प्लाज्मोडियम के 4 जो मेन स्पीसीज हैं जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। सो ये 4 स्पीसीज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया इन्फेक्शन, राइट। अब मलेरिया में होता क्या है, सिम्टम क्या होता है मलेरिया का, दैट हाई परसिस्टेंट फीवर, मतलब बहुत कॉन्टिन्यूसली फीवर आएगा। वो भी फीवर कैसे आता है कि भाई दिन में थोड़ा सा कम होगा, रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रात में फीवर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक परसिस्टेंट हाई फीवर बना रहता है। नॉर्मल जो फीवर आते हैं उससे कहीं ज्यादा वो फीवर इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो जो आरबीसी काउंट है वो काफी बढ़ी हुई निकलती है, राइट। एंड इसके अलावा जो जॉइंट्स पेन करते हैं, स्टिफनेस सी बनी रहती है। तो दीज आर द सम बेसिक सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया इन्फेक्शन। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमें 2 चीजें ध्यान देनी है, एक होता है वेक्टर, एक होता है होस्ट। ठीक है, वेक्टर एंड एक होता है होस्ट। अब ये वेक्टर एंड होस्ट क्या है, बेसिकली जो मलेरिया का पैरासाइट है वो एक वेक्टर खोजता है। वेक्टर क्या मतलब कि वो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो प्रोटोजोआ डायरेक्टली, अब ये होस्ट यहाँ पे कौन है, ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन को ही मलेरिया होता है। सो इस ह्यूमन में डायरेक्टली वो जो प्रोटोजोआ है वो एंटर नहीं कर पाता। सो अब उसको क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए जिसमें वो प्रोटोजोआ एंटर करके एंड देन जो ह्यूमन है उसमें जाकर के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे या ह्यूमन की होस्ट सेल को इन्फेक्ट करे, राइट। सो प्रोटोजोआ इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच यूजेस वेक्टर एंड देन एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी। ओके, अब ये वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कोई भी, आप बोल सकते हैं कि जनरली वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर कोई भी ऐसा एनिमल हो सकता है जो कि उस चीज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाए। तो हमारे जो मलेरिया होता है, मलेरिया में वेक्टर होता है क्या, मॉस्किटो। क्या होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं। एंड ये मॉस्किटो है, इट एक्ट एज अ वेक्टर जो कि इस प्रोटोजोआ को कैरी करके एंड ह्यूमन होस्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। बेसिकली इस प्रोटोजोआ को ह्यूमन में जाना है, सो उसके लिए वो यूज करता है इस मच्छर को, राइट। अब यहाँ पे मच्छर कौन सा होता है, मॉस्किटो कौन सा होगा, हमारी होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कौन सी, जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, राइट। ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, इसी को, यही क्यों वेक्टर होती है, मेल एनाफिलिस क्यों नहीं होती है या बाकी के क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन ये है कि जो फीमेल एनाफिलिस होती है इसको देने होते हैं एग्स, राइट। या आप बोल सकते हैं कि ये भाई मॉस्किटोज भी कैसे स्प्रेड होंगे, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, तो वो एग्स देते हैं, वो एग्स बनते हैं लार्वा में एंड देन वो लार्वा मॉस्किटो में कन्वर्ट होते हैं, राइट। सो वो जो एग्स हैं, उन एग्स के न्यूट्रिशन के लिए उनको चाहिए होता है ब्लड,
क्या चाहिए होता है, ह्यूमन ब्लड। एंड उसी ह्यूमन ब्लड के बोल सकते हैं सकिंग के ड्यूरेशन में ये इस प्रोटोजोआ को ह्यूमन में एंटर करवा देती हैं। ठीक है, अब ये मैं लाइफ साइकिल में समझाती हूँ। सो इतनी बात हमको समझ में आ गई कि बेसिकली इसमें जो वेक्टर होती हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है, मेल जो होता है वो मेल बेसिकली जो फ्रूट नेक्टर्स होते हैं उनको सक करते हैं, जबकि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वही ब्लड को सक करती है, मेल नहीं करते, राइट। एंड ये क्यों करती, ताकि इसके स्टमक में जो अंडे हैं इसके मॉस्किटो के, वो उनको न्यूट्रिशन मिल सके ब्लड से। एंड इसमें होस्ट कौन होता है, ह्यूमन होता है, वेक्टर कौन होता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो कौन सी, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब हम बात करते हैं हमारे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट की। जो मलेरिया का पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, ठीक। सो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया में मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे दो जो प्रोटोजोआ है वो दो फेज में अपनी लाइफ साइकिल को कवर करता है। पहला फेज वो कवर करता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में, एंड दूसरा फेज वो कवर करता है ह्यूमन में। यानी कि पहला वो जो होती है दैट इज द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो कि उसके लिए वेक्टर की तरह होती है। यानी कि वेक्टर क्या मतलब, इस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर ये जो पैरासाइट है वो एंटर करेगा, एंड देन वो मॉस्किटो के साथ ही ट्रेवल करके वो मॉस्किटो जिसको भी बाइट करेगी वो उस ह्यूमन को इन्फेक्शन वो स्प्रेड हो जाएगा। सिंपली बात ये है कि मान लीजिए कोई भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो अगर इन्फेक्टेड है, ठीक है, अब वो इन्फेक्टेड भी कैसे होगी हम अभी साइकिल में पढ़ेंगे। अगर वो इन्फेक्टेड है एंड वो अब जाकर किसी ह्यूमन को बाइट करती है, तो बाइट करने के ड्यूरेशन में अब उसके अंदर जो भी स्पोरोजोइड्स हैं या जो भी आप बोल सकते हैं कि पैरासाइट है वो उस ह्यूमन होस्ट में चला जाता है। सो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द होस्ट। अब साइकिल कैसे शुरू होती है, सबसे पहली साइकिल शुरू होती है हमारी स्पोरोजोइड से। अब ये स्पोरोजोइड्स क्या है कि जो प्रोटोजोआ है उसके ही आप बोल सकते हैं प्री मैच्योर फेज है। अभी ये मैच्योर फेज नहीं, ये प्री मैच्योर फेज है जो कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में है, राइट। एंड जैसे ही वो एनाफिलिस मॉस्किटो किसी ह्यूमन या फ्रेश ह्यूमन को बाइट करेगी, तो बाइट करने के ड्यूरेशन में उसके जो स्टिंग होते हैं, बोलते जो डंक होते हैं, बोलते हैं मच्छर काट रहा है, तो वो डंक से उसके स्टमक के जो स्पोरोजोइड्स हैं वो ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर जाते हैं। एंड इनका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, वो काफी लॉन्ग होता है, सीधा ब्लड कैपिलरी में ही, यानी कि स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरी है ना, उस ब्लड कैपिलरी में ही सीधा वो जो प्रोटोजोआ है वो एंटर कर जाता है, राइट। एंड इस तरीके से जो प्रोटोजोआ है वो अब उसकी साइकिल किस में शुरू होगी, ह्यूमन में। पहली साइकिल किस में शुरू हुई थी, हमारे बोल सकते हैं फीमेल एनाफिलिस में, एंड दूसरी साइकिल उसकी शुरू होगी अब ह्यूमन में। यानी कि जैसे ही बाइट किया तो अब वो प्रोटोजोआ एंटर कर गया ह्यूमन में। अब ह्यूमन में उसकी साइकिल कैसे होगी, तो यहाँ पे दो जगह वो अपनी साइकिल कवर करेगा। फिर से पहला उसकी साइकिल शुरू होगी ब्लड के थ्रू, वो एंटर करेगा पहले लीवर में। मानी आप बोल सकते हैं कि जैसे ही फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटेगी या बाइट करेगी तो उस ड्यूरेशन में जो भी पैरासाइट है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जाएगा सबसे पहले कहाँ, लीवर की मेसेनकाइमल सेल्स में। अब लीवर में क्या होगा कि ये जो टिश्यू ये सीजोइड्स जिनको हम बोले स्पोरोजोइड्स कन्वर्ट होंगे सीजोइड्स में, एंड ये लीवर में एटलीस्ट 5 to 16 डेज तक रहते हैं। अब कन्वर्ट होने के बाद स्पोरोजोइड से ये कन्वर्ट होंगे सीजोन्स में, एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मैच्योर फेज है। एंड देन जैसे ही सीजोन्स में कन्वर्ट होंगे इसके बाद ये कन्वर्ट होंगे मीरोजोइड्स में। मीरोजोइड्स में आप बोल सकते हैं मैच्योर फेज है, यानी कि सीजोन से मीरोजोइड फॉर्म में कन्वर्ट होने में इसको 5 to 16 डेज का टाइम लगेगा। कहाँ पे होगा ये प्रोसेस, लीवर में होगा। उस समय कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होंगे क्योंकि ये सारा प्रोसेस लीवर में हो रहा होगा, तो कुछ भी सिम्टम उस समय शुरू नहीं होते हैं। अब जैसे ही ये मीरोजोइड्स एंटर करते हैं कहाँ पे, ब्लड में। कैसे, जब ये मीरोजोइड्स मैच्योर हो जाएंगे तो लीवर की सेल्स को छोड़ करके ये ब्लड में एंटर कर देंगे, एंड ब्लड की सेल्स पे जा करके अब ये मीरोजोइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रोपोजोइड्स में, सेल्स में, आरबीसी के अंदर। किसके अंदर, आरबीसी के अंदर ही ये मीरोजोइड्स कन्वर्ट होंगे ट्रोपोजोइड्स में। जैसे ही ये ट्रोपोजोइड्स कन्वर्ट होंगे, या दिस इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ द प्रोटोजोइड, राइट। अब ये ट्रोपोजोइड्स क्या करेंगे कि जिस भी आरबीसी में होंगे, फॉर एग्जांपल ये आरबीसी है, ठीक है ना, तो इस आरबीसी के अंदर पहले ये मीरोजोइड्स होगा, एंड जैसे ही मीरोजोइड कन्वर्ट हो जाएगा ट्रोपोजोइड्स में, ये आरबीसी बर्स्ट आउट हो जाएगी, एंड इस बर्स्ट आरबीसी से रिलीज हो जाएंगे ट्रोपोजोइड्स।
ठीक है, यानी कि जो आरबीसीज हैं वो इन्फेक्टेड थी, अब एक टाइम के बाद वो बर्स्ट आउट हो जाएंगी, उनसे फिर ट्रोपोसाइट्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अब वो ट्रोपोसाइट्स कहाँ जाएंगे, अब वो फिर से फर्दर ब्लड में सर्कुलेट करेंगे एंड अदर आरबीसीज को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब यहीं पे जो सबसे पहला सिम्टम अराइज होता है चिल्स फीवर का, शिवरिंग का। कैसे कि ये जो मीरोजॉइट्स हैं वो ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट हुए एंड ट्रोपोजॉइट्स जैसे ही मैच्योर हुए वो आरबीसी को बस्ट करना शुरू कर दिए, बस्ट होकर के उससे ट्रोपोजॉइट्स रिलीज होकर के पूरे ब्लड में फ्लो करने लगते हैं एंड दूसरी आरबीसीज को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द फेज व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया आर शो, राइट। अब यहाँ पे जो पैरासाइट है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा एंड इसी फेज को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक फेज। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इरिथ्रोसाइटिक फेज, जिसमें कि मलेरियन पैरासाइट हमारी आरबीसी के अंदर ये सारी चीजें करता है कि मीरोजॉइट से कन्वर्ट होगा ट्रोपोजॉइट्स में एंड ट्रोपोजॉइट्स फिर आरबीसी को बस्ट करेंगी एंड उनसे फिर ये रिलीज होकर के बाकी ह्यूमन की सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगी। एंड ये जो आप फेज है इसमें क्या होगा कि इसमें आरबीसी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, यानी कि आरबीसी में एंटर करने से पहले वाला फेज, उसी को हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, राइट। एंड इस फेज में कौन इन्वॉल्व होगा, लीवर में ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो एंटर करेंगे एंड वो कन्वर्ट होंगे सीजॉन्स में, सीजॉन्स से कन्वर्ट होंगे वो मीरोजॉइट्स में, मीरोजॉइट्स फिर वो एंटर करेंगे आरबीसी में, आरबीसी में फिर वो ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड ट्रोपोजॉइट्स इज द मैच्योर फॉर्म। एंड जैसे ही ये आरबीसी मैच्योर, ये ट्रोपोजॉइट्स मैच्योर होंगे, आरबीसी की सेल्स को बस्ट आउट कर देंगे एंड खुद को रिलीज करवा देंगे, ठीक है ना। अब इस वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये ट्रोपोसाइट्स रिलीज होंगे तो इसमें दो तरह की गैमेट्स मिलेंगे, एक होगा फीमेल गैमेट, एक होगा मेल गैमेट, ठीक है ना। फीमेल एंड मेल गैमेट का प्रोपोर्शन होगा, यानी ट्रोपोसाइट जो मैच्योर बनेंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक फीमेल हो सकता है एक मेल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना कि एक मेल हो सकता है एक फीमेल हो सकता है, सेम वैसे ही फीमेल गैमेट हो सकता है एंड मेल गैमेट होगा। अब ये फीमेल गैमेट या मेल गैमेट ये किसमें है, अभी ह्यूमन में। अभी इस स्टेज पे जिसके अंदर ये फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट पाया जा रहा है, इन्फेक्टेड ह्यूमन है, इस कंडीशन में अगर कोई भी मॉस्किटो इस ह्यूमन को बाइट करेगा तो उस कंडीशन में भी अब ये फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट उस मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। अब जब मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएंगे तब वो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में रिप्रोडक्शन करके वो कन्वर्ट हो जाएंगे oocyte में, यानी कि एग या बोलते स्पोरोजॉइट से पहले का एक स्टेज है oocyte, राइट, अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एंड देन ये oocyte कन्वर्ट होंगे स्पोरोजॉइट्स में। तो ये वाला जो फेज है वो फीमेल एनाफिलिस के अंदर होगा एंड ये जो दोनों फेज है ये हमारा ब्लड में एंड लीवर में होगा, राइट। मैं एक बार और समझा देती हूँ। होता क्या है कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ना, जब वो इन्फेक्टेड होती है तो जब भी वो अब जब वो इन्फेक्टेड होती है उसके अंदर ये प्रोटोजोआ के आप बोल सकते हैं कि स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होंगे एंड उस ड्यूरेशन में इसको बहुत हाई अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, राइट। तो जैसे ही किसी भी ह्यूमन ब्लड को जैसे ही किसी ह्यूमन ब्लड पे अटैक करेगा, अच्छा ये ह्यूमन किस ऐसा, अब जैसे ही ये ह्यूमन किसी भी फ्रेश ह्यूमन को बाइट करेगी, अच्छा ये बाइट भी तभी उसी ह्यूमन को करते हैं जिनसे एक स्पेशल तरह क्या बोल सकते हैं CO2 रिलीज हो, तो एक्सेसिव स्वेट रिलीज हो रहा है, तो वो CO2 वो स्वेट इन मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर मॉस्किटोज उस ह्यूमन को बाइट करते हैं। तो जैसे ही ये एनाफिलिस बाइट करेगी इसके अंदर के स्पोरोजॉइट्स या प्रोटोजोआ उस ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर जाएंगे, फिर लीवर में जाएंगे, लीवर में वो 5 to 16 डेज तक मैच्योर होंगे, उस समय कोई भी सिम्टम नहीं शो होगा। मीरोजॉइट्स फिर एंटर करेंगे आरबीसी के अंदर या ब्लड में एंड ये वाला जो फेज है इसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। एंड जैसे ही वो मीरोजॉइट्स ब्लड में एंटर करेंगे वो फिर से मैच्योर होकर के ट्रोपोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे। अब ये ट्रोपोसाइट्स एक मैच्योर फॉर्म होता है, ये अब जब भी रिलीज होगा तो आरबीसी को बर्स्ट आउट करके रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये अब ट्रोपोसाइट्स बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ये ट्रोपोसाइट्स रिलीज होंगे इसमें दो तरह के गैमेट्स पाए जाएंगे, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। अब इस ड्यूरेशन में जो भी एनाफिलिस मॉस्किटो उस ह्यूमन को या इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगी तो उस ड्यूरेशन में फीमेल एंड मेल गैमेट उसके स्टमक में चले जाएंगे
जाएंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे उस साइट में, एंड जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। सो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसमें कि जो मॉस्किटो है एक वेक्टर की तरह काम करती है एंड जो ह्यूमन है वो एक होस्ट की तरह काम करता है, जिसमें बाकी की साइकिल चलती रहती है। ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द साइकिल ऑफ मलेरिया। अब हमें जो ड्रग्स देनी रहेगी, हम जो अभी ड्रग्स पढ़ेंगे वो हम बेसिकली किस पे काम कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो हमारी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम मच्छर को दवाई नहीं दे सकते। सिंपली बात ये है, हम काम करेंगे ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन पे भी हम किस कंडीशन में काम कर सकते हैं, या तो हम सीजॉन्स में काम कर सकते हैं, ठीक है, कि ये भाई ये डेवलप ही ना हो, मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट ना हो, मीरोजॉइट्स ट्रोपोजॉइट्स में कन्वर्ट ना हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? सीजोन्स कब होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं सिम्टम आने से पहले। तो कोई भी पर्सन को तभी पता चलेगा ना जब उसको सिम्टम आएगा, और जब सिम्टम आएगा तब तक वो सीजोन्स मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो सीजोन्स पे भी काम करना काफी मुश्किल होता है, यानी कि एक प्रिवेंटिव मेजर है कि भाई बोलते हैं कि अगर मच्छर वाले एरिया में गए हैं तो हो सकता है ऐसा काटे, सीजोन्स की साइकिल शुरू हो जाए, इससे पहले ही आप एंटी मलेरियल ड्रग खा लो। सो एक प्रिवेंटिव मेजर जब हम करेंगे तभी जाके सीजोन्स को हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो हमारी जो ड्रग्स काम करेंगी वो ट्रोपोजाइट्स पे, मीरोजाइट्स यानी कि बेसिकली इरिथ्रोसाइटिक फेज पे, जब जिस समय सिम्टम शो होता है, सिम्टम्स हमें इरिथ्रोसाइटिक फेज में शो होते हैं जब ट्रोपोजाइट्स मैच्योर होकर रिलीज होते हैं। सो या तो हम ट्रोपोजॉइट्स को इनहिबिट कर सकते हैं, मीरोजॉइट्स को इनहिबिट कर सकते हैं, एंड इन मीरोजॉइट्स से जो फर्दर फीमेल एंड मेल गैमेट जो बन रहे हैं इनके बनने को रोक सकते हैं, ताकि जो साइकिल है वो यहीं पे स्टॉप हो जाए, है ना। एंड कभी कभी क्या होता है कि ये जो मीरोजॉइट्स हैं ये लीवर में काफी लंबे टाइम तक रह जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं है ना। सो इस तरीके से हम हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ड्रग्स है, किस किस फेज पे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।